नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं साइंस का लेक्चर 9 लेके। तो हम सब लोग शुरू करते हैं। आज थोड़ा समझना ज़्यादा है, क्वेश्चन कम है, तो आज हम सब लोग शुरू करते हैं। अच्छे से समझेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में। तो इसको कायदे से सुनिए, समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये कैसे होता है, ये क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कि TIR प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये होता क्या है। ठीक है, तो मान के चलिए अगर ये एक प्लेन सरफेस है, क्या है, एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, और ये एक प्रकाश की किरण आती है, इसमें से टकरा के ये लौट जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर ये जो पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, इंसिडेंस पॉइंट। ठीक है, तो इसमें ये जो दो एंगल बनते हैं, ये बनता है आई और ये क्या बनता है, आर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये यदि ये सरफेस प्लेन है तो ये दोनों क्या होते हैं, इस स्थिति में बराबर होते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये कोई सरफेस है AB। ठीक है, हम सब लोग समझते समझते लेके चलेंगे क्रिटिकल एंगल की तक। ठीक है, तो ये समझ गए आप, ये क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। अब यदि क्या किया जाए, अब यदि एक ग्लास शेप ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, ग्लास शेप ये ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो मीडियम है, ग्लास का मीडियम है, ये है डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम है, डेंसर। और बाहर ये कौन सा है, रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। ठीक है, अब कोई यदि प्रकाश की किरण आती है, क्या आती है, प्रकाश की किरण आती है। चलिए ऐसे बना देते हैं इसको, ये डेंसर है, ये डेंसर है अंदर और ये बाहर। चलिए इसके म्यूयन मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, म्यू2। ठीक है, ये म्यूयन और ये म्यू2। तो बाहर का क्या हो गया, मीडियम, रेयर मीडियम, और अंदर का डेंसर मीडियम। अंदर का कौन सा मीडियम हो गया भाई, डेंसर मीडियम। तो इस स्थिति में क्या होगा, डेंसर मीडियम बड़ा होता है ना, तो म्यू2 ग्रेटर देन म्यूयन। यदि म्यू2 ग्रेटर देन म्यूयन होगा तो ये ग्लास शेप जो है इसका क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम, और ये बाहर का क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम। बाहर का क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब कोई प्रकाश की किरण आती है ना, ये प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, ठीक। अब ये प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको ऐसे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा क्या होती है, ये थोड़ा हो जाती फोल्ड, तो ये चली जाती है ऐसे। ठीक है, ये चली जाती है ऐसे, चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें ये एंगल क्या होगा, आई। आई को क्या बनाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, आर। आर आर को क्या बताते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये इंसिडेंस एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आई एंगल जो होता है ये आर एंगल से बड़ा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, समझ में आया। अब अब यदि हम क्या करते हैं, ये ग्लास शेप ले लिए, क्या ले लिए, ग्लास शेप ले लिए। ठीक है, अब वही इसका डेंसर मीडियम है और बाहर वाले का क्या, रेयर मीडियम है। ये म्यू2 हो गया, ये क्या हो गया, म्यूयन हो गया। और यदि म्यू2 ग्रेटर देन क्या है, म्यूयन है। यदि म्यू2 ग्रेटर देन म्यूयन है तो क्या होगा, ये म्यूयन का मीडियम क्या होगा, रेयर मीडियम, और ये ग्लास शेप का मीडियम क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, यदि हम लाइट नीचे से भेजते हैं, ठीक है, तो ये लाइट थोड़ा ये मुड़ जाती है। ठीक है, थोड़ा मुड़ जाएगी।
ठीक है। अब ये इसमें एंगल, ये कौन सा एंगल हो गया भाई, इसमें ये एंगल हो गया आई इंसिडेंस, क्योंकि यही यही तो रेखा जा रही है ना ऊपर से प्रकाश की किरण, और ये ऊपर वाला क्या हो गया आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आई एंगल हो गया, ये क्या हो गया आर हो गया। ठीक है, अब यदि हम इसको बड़ा करें, किसको, इसको, इस रेखा को थोड़ा हम ऊपर लेके जाएं, ऊपर, थोड़ा ऊपर लेके जाएं, तो चलिए दूसरा बना देते हैं, ये है। ठीक है, अब इस रेखा को थोड़ा हम ऊपर लेके जाएं, ये भाई ये एंगल था, हमने यहाँ से डाला था ये, अब इसको अगर हम थोड़ा ऊपर लेके जाएं, यहाँ लेके जाएं, तो ये जो ऊपर था ये थोड़ा नीचे आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, फिर यदि इसको हम थोड़ा और ऊपर लेके जाएं, और कहाँ तक ऊपर लेके जाएं, ऊपर वहां तक लेके जाएं जब तक कि, इतना ऊपर लेकर गए हम कि ये जो एंगल है ना ये इस सरफेस पे आ जाए, इसकी किरण कहाँ आ जाए, सरफेस पे आ जाए। ठीक है, कहाँ पे आ जाए, सरफेस आ जाए, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर कितना बनेगा, 90 डिग्री। कितना बढ़ेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। इस स्थिति में जो ये एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, सी, मतलब क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो समझ में आ गया ना कि जब इंसिडेंस एंगल जो ये होता है इसको वहां तक बढ़ाया जाए जब ये इसका जो रिफ्लेक्शन होता है, वो जो लाइट होती है वो इसकी कहाँ पे आ जाए, सरफेस पे आ जाए, और इसका एंगल ये कितना बन जाए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बन जाए, तब ये एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो समझ में आ गया ना क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अब इसको हम थोड़ा और बढ़ाएं, किसको थोड़ा और बढ़ाएं, ये जो ऐसे रेखा गई थी इसको थोड़ा और बड़ा करें। अब जब हम इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे, अब तो ये इसके ऊपर पर जाने से नहीं रही, तो ये क्या होता है, ये रेखा यहाँ से टकरा के थोड़ा बड़ा करने पे ये इधर ही लौट आती है। किधर लौट आती, इधर लौट आती है। चलिए दोबारा बना दें इसको हम, ये और इसको हम थोड़ा और बड़ा किए है ना, थोड़ा और बड़ा किए तो ये इसमें टकरा के कहाँ लौट आई, ये इसमें टकरा के ये सीधे इधर लौट आई। ठीक है, इस स्थिति में ये एंगल इंसिडेंस होता है, ये एंगल रिफ्लेक्शन होता है। अब इस स्थिति में ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आई बराबर आर। ठीक है, ये एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये दोनों एंगल बराबर होते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उम्मीद है आप लोगों को क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रेखा को यहाँ तक बढ़ाएं कि यहाँ से टकरा के, भाई पहले तो इस सरफेस पे थी, अब इसके ऊपर तो कहीं से जाने से नहीं रही, जब इसका एंगल और बढ़ाएंगे तो ये यहाँ से टकराएगी, नीचे आ जाएगी। इस स्थिति में ये एंगल हो गया इंसिडेंस, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन एंगल हो गया। अब इस स्थिति में ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, टी आई आर, टी आई आर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप देख लेते हैं इसके कारण घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके कारण क्या होती हैं, घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले हीरे का चमकना। हीरे का चमकना किसके कारण होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान में मिरीचिका, मिरीचिका क्या होती है, जब रेगिस्तान में जाओ तो ऐसा लगता है दूर से खड़े होकर देखो तो दूर पे लगेगा कि यार वहाँ तो पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो आप ये उधर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं, भ्रम की स्थिति वो हो जाती है कि हाँ भाई यहाँ पे पानी भरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, मिरीचिका। आप कहीं पे जाओ, यदि आपके प्यास लगी है, कहीं रेगिस्तान में आप फंस जाओ, तो आप अगर दूर से देखोगे तो आपको लगेगा यार वहाँ पानी भरा है, तो आप वहाँ जाओगे तो आपको लगेगा यार यहाँ तो पानी ही नहीं है, वो तो दूर से ही दिख रहा था। उसको क्या बोलते हैं, मिरीचिका। वो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती। तो ठंडे देशों में मिरीचिका। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर किस पे कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो कार्य करता है किस चीज़ पे, ये क्वेश्चन आ चुका है कि टोटल ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है, चार ऑप्शन दिए थे किस पे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो किस पे कार्य करता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पेट के अंगों की जानकारी के लिए क्या प्रयोग होता है, इंडोस्कोपी प्रयोग की जाती है। वो किस पे आधारित हो, वो भी इस पे होती है, किस पे, टी आई आर पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे।
ठीक है, अब आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। अब दूसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब हम सब लोग समझेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, समझ लीजिए। ये हमारे क्या है, सूर्य भगवान, क्या है, सूरज महाराज है, इनकी ये प्रकाश की क्या है, किरण है। ठीक है, तो जो सूरज होता है ना, जब सूर्य का प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश जो होता है वो धूल के कण या वायु के कणों से मिलकर फैल जाता है। भाई, ये पार्टिकल हो गए, धूल के, वायु के, ये कण के, मतलब पार्टिकल हो गए। ठीक है, तो जब ये सूरज का प्रकाश इसमें मिलेगा, कि इन धूल के कणों में या वायु के कणों में मिलकर क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझ में आए कि जब जो है सूर्य का प्रकाश धूल के कणों में मिलकर फैल जाता है, तो यह क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो भैया सबसे ज़्यादा फैलता है। अब कौन कलर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है बताइए। आप कल ही समझाए थे, अगर आपको नहीं पता इसका मतलब कल का वीडियो नहीं देखें। आप कल का वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आएगा कि भैया सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होती है, तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, रेड कलर की होती है। अब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती, आवृत्ति सबसे कम होती, इसलिए सबसे एनर्जी कम किसकी होगी, रेड कलर की। तो जो लाल कलर है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है, ऊर्जा सबसे कम होती है। और बैंगनी कलर की हम क्या बताए थे आपको, कल ही बताए थे कि बैंगनी कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है, और एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। आपको ये भी बताए थे कि इसका विक्षेपण जो है क्या होता है, विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है, विक्षेपण सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैंगनी कलर का। और इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा जो क्या करेगी, सबसे ज़्यादा फैलेगी। सबसे ज़्यादा फैली तो बैंगनी कलर की एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो एनर्जी जिसकी सबसे ज़्यादा जिस कण की होगी वो सबसे ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, तो क्या आप समझ में आया प्रकाश का प्रकीर्णन में, कि जो भैया प्रकाश है, इससे हम वो लिंक कर दिए जिससे हम सब लोग भूले ना। ठीक है, तो जो प्रकाश का किरण है वो जो है धूल और वायु के कणों से जब ये क्या होता है, मिलता है, तो ये धूल के कण जो है क्या होते हैं, मिलकर सूर्य का प्रकाश इनसे फैल जाता है। और जब ये फैलता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश में प्रकाश का क्या, प्रकीर्णन। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है वो क्या होगा, वो उस सबसे ज़्यादा फैलेगा। समझ में आ गया ना। चलिए, प्रकाश के प्रकीर्णन से जो है कौन कौन सी घटनाएं होती, क्या होती है, वो हम आपको बताते हैं जो पूछा जाता है। आसमान का नीला दिखाई देना। आसमान हमको नीला दिखाई देता है ना, वो सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्य अस्त के समय जो है सूर्य के आसपास क्या दिखाई देना, लाल दिखाई देना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आसमान का नीला दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास क्या दिखाई देना, लाल दिखाई देना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास लाल दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना, ये घटनाएं किसके कारण होती हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। किसके कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आप ये एक चीज ये समझिए कि चलिए, इससे जो नीला कलर आया उससे एक चीज याद आ गई जो हम आपको बता दें अलग से। देखिए, जो अंतरिक्ष से जब आकाश को देखते हैं ना, तो किस कलर का दिखाई देता है, किस कलर का, काला दिखाई देता है। कैसा, काला। तो जब अंतरिक्ष से आकाश को देखते हैं तो आकाश का रंग कैसा, काला दिखाई देता है। और जब चंद्रमा से आकाश को देखते हैं फिर भी हमको ये आकाश कैसा दिखाई देता है, काला। मतलब अंतरिक्ष से आकाश को देखने पे काला दिखाई पड़ता है और चंद्रमा से आकाश को देखने पर काला दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछ लें कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, यदि क्या होता, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग नीले के बजाय हमको कैसा दिखाई देता, बताइए। तो दिखाई देता काला। कैसा दिखाई देता, काला। तो तीन चीज़ों में हमको आकाश का कलर काला दिखाई देता। किसमें, अंतरिक्ष से देखने पे आकाश का कलर काला, चंद्रमा से देखने पर आकाश का कलर काला, और यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग नीले के बजाय कैसा दिखाई देता, काला। कैसा दिखाई देता, काला। ठीक है, तो समझ में आ गया ना प्रकाश के प्रकीर्णन।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट से कौन कौन सी घटना होती है? आसमान का नीला दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो है क्या सूर्य के आसपास क्या दिखाई देना? लाल दिखाई देना। क्या दिखाई देना? लाल का दिखाई देना। ठीक है, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो गया? प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं, इससे बहुत सारी घटनाएं होती। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी, प्रकाश का अपवर्तन देख लेते हैं। तो चलिए एक हम ये ग्लास शेप ले लिए। ठीक है, और इसमें ये हम खींच दिए। ठीक है, ये जो नीचे है ये मीडियम 1 है। क्या है? मीडियम 1। और ये क्या हो गया? मीडियम 2। तो इसमें क्या होता है, यदि ये हमारी आँख है, क्या है? आँख। तो दोबारा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएं। ठीक है, ये एक मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम होगा। ये M1 हो गया, मीडियम 1। और ये क्या हो गया? मीडियम 2। ठीक है, अब ये यदि हमारी क्या है? आँख है। क्या है? आँख। और यहाँ पे एक है मछली। ये क्या है? मछली है। तो यहाँ पे जब ये हम देखेंगे तो यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे हमारी किरण आई तो क्या हुआ? यहाँ पे किरण आई, मछली तो यहाँ है, लेकिन ये थोड़ा क्या हो गई? ऐसे गई। ठीक है, ऐसे गई। तो ये मछली यहाँ पे है, ये मछली कहाँ पे है? यहाँ पे है। और हमको दिखेगी कहाँ? ये तो ऐसे आई ना, तो ये यहाँ पे दिखेगी। कहाँ पे दिखेगी? यहाँ पे दिखेगी ना। तो इसका एक्चुअल मीडियम क्या है? ये है। एक्चुअल मीडियम क्या है? ये है। ये है। और दिख हमको कहाँ रही? यहाँ दिख रही। मतलब इसके थोड़ा ऊपर दिख रही है। कहाँ दिख रही है? इसके थोड़ा ऊपर दिख रही है। ठीक है, चलिए फिर से समझा देते हैं दोबारा अच्छे से। ये हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे एक मछली है। ठीक है, यहाँ पे हमारी आँख है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। ये मीडियम 1 है। ठीक, और ये मीडियम 2 है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखिए, ये मछली है। जब ये मछली हमको दिखेगी ना, यहाँ तक गई, यहाँ तक गई। अब जब ये ऐसे क्या हो गई? मुड़ गई। ये ऐसे मुड़ेगी ना, जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो भैया उसका क्या? दूसरे माध्यम में जाएगी, स्नेल लॉ की तरफ। इससे पहले वाले लेक्चर में बताए थे ना, प्रकाश की किरण मुड़ती है, किधर मुड़ती है? जब उसका जो है दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो ये मुड़ी। अब हमको ये क्या, हमारे आँख के समय प्रतिबिंब कहाँ बना? इसके सीध में। कहाँ बना? यहाँ पे। कहाँ बना? यहाँ पे। वो है कहाँ? यहाँ पे। एक्चुअल तो यहाँ पे है, और हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पे। तो हमको क्या लगेगा कि ये मछली थोड़ा कहाँ है? ऊपर। इसीलिए जब कोई भाला फेंकता है मछली के, क्वेश्चन आता है कि जब मछली पे जो है भाला फेंक के मारा जाता है तो वो थोड़ा नीचे मारा जाता है। मछली जहाँ दिखाई पड़ती है उसके थोड़ा नीचे मारा जाता है। क्यों? वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी आज हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल समझते हैं, कौन कौन से पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसको हम सब लोग पढ़ते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है। तो क्या क्या आता है? तारों का टिमटिमाना। तारे जो हमको टिम 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 दिखाई पड़ते हैं, इस किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो भैया प्रकाश जो एक प्रकाश की किरण क्या होती है? मुड़ जाती है। किधर ज़्यादा मुड़ेगी, किधर कम मुड़ेगी? ये स्नेल लॉ की वजह से होता है। वो आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, वो भी कायदे से अच्छे से सारे नियम बताएंगे। तो स्नेल लॉ की तरफ से किधर मुड़ेगी, किधर ज़्यादा मुड़ेगी, ये आप समझ सकते हैं, समझाएंगे आगे। ठीक है, तो अब तारों का टिमटिमाना किसकी वजह से होता है? प्रकाश का अपवर्तन की वजह से। जल से भरे पात्र में पड़े सिक्के का उठा हुआ नजर आना। किस क्या उठा हुआ नजर आना? भाई जल से भरा एक गिलास है, इसमें हम सिक्का यहाँ डालते हैं तो हमको लगेगा यार सिक्का तो ये यहाँ पे है, ऊपर है थोड़ा। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से उठा हुआ नजर आना। ठीक है, अब क्या हुआ? जल से भरे पात्र में
जल से भरे पात्र में पड़ी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, या जल से कोई एक पात्र भरिए उसमें छड़ डाल के देखिए, आप घर पे करके देखिएगा, छड़ डाल के देखिए, वो थोड़ा टेढ़ा दिखाई पड़ेगी, वो इसी की वजह से दिखाई पड़ती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल का तालाब, जल का तालाब कम गहरा, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देना, जल का तालाब हो जिसमें बढ़िया स्वच्छ स्वच्छ पानी भरा, उसको जाके देखिए तो आप लगेगा यार ये तो ज़्यादा ज़्यादा गहरा है ही नहीं। जब आप उस पे उतरने लगते हैं तो देखते हैं यार ये तो बहुत गहरा है, ठीक है। तो जल का तालाब कम गहरा दिखाई देना। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन, जो प्रिज्म होता है ना उसमें जो प्रकाश के विभिन्न रंग हो आते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होते हैं। प्रकाश के क्या होते हैं? अपवर्तन की वजह से होते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना? तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको जो दिक्कत है या जो कुछ भी है तो वो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। और जो है हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और हम सब लोग कल इसी से रिलेटेड और आगे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल हम आपको बताए थे कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप ये देखे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई। अब इससे भी आगे क्वेश्चन ये लेके आएंगे जो हमारे छूटे हुए हैं, ये कल लेके आएंगे। कल हम सब लोगों का लाइट लेक्चर ये क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल का लेक्चर देखना ना भूलिएगा, आज की तरह बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।